नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रंजना शर्मा जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो निबंधमाला है उसमें कहानी लेखन और पत्र लेखन के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में आपको रूपरेखा दी गई होती है और रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी विस्तार से लिखनी होती है, यानी कहानी को आपको पूरी करना होता है। तो किस तरीके से लिखनी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें रूपरेखा दी गई है। इसमें हमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, लेकिन पूरे वाक्य नहीं दिए गए हैं। हमें अपनी विचार करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन वाक्यों को पूरा करना होता है। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी में सबसे पहले शीर्षक लिखते हैं। तो हम जैसे ही रूपरेखा पढ़ते हैं तो हमें शीर्षक का भी ख्याल आ जाता है। जैसे कि ये कहानी हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ चुके हैं और आपने सुनी भी है। तो देखिए, इस कहानी का जो शीर्षक होगा वो होगा बातूनी कछुआ। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक तालाब। तो इस पर से हमें किस तरीके से बनाना है, एक तालाब था। तो ये हमारा वाक्य पूरा बन गया। उसी तरीके से बातूनी कछुआ और दो हंसों में मित्रता होना। तो वहां पर एक बातूनी कछुआ रहता था और दो हंस रहते थे। इन दोनों में मित्रता हो जाती है, यानी तीन हो गए ना, दो हंस और एक कछुआ, तो इनमें मित्रता हो जाती है। तालाब का सूखना, तो एक बार क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी होती है। गर्मी के कारण जो तालाब होता है जिसमें कछुआ रहता था, तालाब का पानी सूखने लगता है, बहुत कम पानी हो जाता है। तो यह देख करके जो उसके मित्र होते हैं, जो सच्चा मित्र होता है, उसको क्या होती है, अपने मित्र की टेंशन होने लग जाती है कि ये कछुआ तो पानी में ही रहता है, अगर तालाब का पानी सूख गया तो कछुए की टेंशन करके उसके दोनों मित्र हंस पास में ही जंगल में एक दूसरा तालाब होता है, वह देखकर आते हैं। उसमें पानी थोड़ा अधिक होता है। तो देखिए, दूसरे तालाब में जाने का विचार करना, तो इस पर दोनों हंस दूसरे तालाब में जाने का विचार करने लगते हैं। तो कछुए का उपाय करना, तो फिर वे सोचते हैं कि भगवान ने हमें तो पंख दिए हैं, तो पंखों से उड़कर जा सकते हैं, लेकिन कछुए को दूसरे तालाब पर कैसे लेकर जाएंगे। तो वह कछुए को लेकर एक उपाय सोचते हैं और कछुए को कहते हैं कि हम एक लकड़ी लेकर आएंगे और उस लकड़ी का जो दोनों सिरा होता है वो अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और बीच का जो लकड़ी का भाग है, मध्य भाग, उसको आप अपने मुंह में पकड़ लेना। तो देखिए, हंसों का कछुओं को एक लकड़ी के सहारे लेकर उड़ना। तो एक लकड़ी लेकर आए, दोनों हंसों ने अपनी चोंच में लकड़ी को पकड़ा और बीच का भाग कछुए को अपने मुंह में पकड़ा दिया और दोनों हंस उस लकड़ी को लेकर उड़ने लगते हैं। तो स्वभाव के अनुसार बोल पड़ना। अब जो कछुआ होता है उसका स्वभाव कैसा था, बहुत बातूनी था, लेकिन उपाय सोचा दोनों हंसों ने और बीच में उसको समझाते भी हैं कि आपका जो स्वभाव है वो बहुत बोलने का है, तो स्वभाव बस आप बोल ही पड़ते हो। तो जैसे ही हम आपको लेकर उड़े, रास्ते में अगर लोगों की भीड़ इकट्ठी दिखाई दे, आपके बारे में कुछ भी बोले, तो आपको बोलना नहीं है। अगर आप बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे और आपके जान को खतरा हो सकता है। तो इस बात पर कछुआ मंजूर हो जाता है कि हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ते हैं तो गांव के लोग देखते हैं कि एक कछुआ उड़ रहा है, यानी दो हंस कछुए को लेकर उड़ रहे हैं। अब लोग बातें करने लग जाते हैं, देखिए कछुआ उड़ रहा है। तो कछुआ से यह देखकर रहा नहीं जाता है और उसके मुंह से लकड़ी छूट जाती है, कछुआ नीचे गिर जाता है और मर जाता है। यानी उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि समझाने के बाद भी वह नहीं समझता है। जब हमारी कहानी पूरी होती है तो हम उसमें सीख लिखते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से कई बार हमें हमारी जान भी गंवानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कहानी समझ में आई। अब जो हमारी निबंधमाला है उसमें एक दूसरी कहानी और दी गई है, प्यासा कौआ। तो उसकी रूपरेखा आपको PDF फाइल में मिल जाएगी।
जो मैंने आपको समझाया था ना कि किस तरीके से हमें कहानी बनानी है, यानी सेंटेंस दिए गए होते हैं, उसके आधार पर हमें वाक्य पूरे करने होते हैं और कहानी बन जाती है। तो प्यासा कौवा वाली कहानी आप जब छोटे थे ना तभी से पढ़ते और सुनते आ रहे होंगे, तो मैं आपको बता दे रही हूँ फिर भी एक बार। एक प्यासा कौवा होता है, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, उसको कहीं पर भी पानी नहीं मिलता है। वह उड़ता उड़ता एक झोपड़ी के पास जाता है। वह देखता है कि झोपड़ी के पास एक ओटा है, ओटे पर एक घड़ा रखा है। घड़ा यानी एक मिट्टी का पानी भरने का पात्र होता है, उसको हम घड़ा बोलते हैं। तो वह वहां जाता है और उसमें देखता है कि घड़े में तो पानी बहुत ही कम है। तो फिर वो कौवा होता है, वह एक युक्ति सोचता है कि यह मुझे पानी पीना है, प्यास बहुत लगी है, पानी इसमें कम है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो जो कौवा होता है उसको युक्ति याद आती है। पास में ही छोटे छोटे कंकड़ पड़े होते हैं, यानी जो पत्थर होता है उसके बारीक बारीक टुकड़े, तो उसके अपनी चोंच में भर भर के घड़े में डाल देता है, और जो घड़े में पानी कम होता है वह ऊपर आ जाता है। कौवा पानी पी करके वहां से उड़ जाता है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी हम जान लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें संकट के समय बल नहीं पर बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो ये कहानी आपको गृह कार्य के रूप में दी जाएगी, तो आपको ये कहानी अपने शब्दों में लिख देना है। अब हम आते हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन समझते हैं कि पत्र लेखन जो अभी तो देखिए मोबाइल चल गए हैं तो इससे हम मैसेज कर देते हैं, लेकिन पहले मोबाइल नहीं थे तो पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे को पहुंचाते थे। तो पत्र लेखन के कुछ नियम होते हैं जो हमको समझना होता है। यानी सबसे पहले हम अपना एड्रेस, यानी हिंदी में उसको पता बोलते हैं और आप लोग सरनामा बोलते हो, ठीक है, तो वो हमें लिखना होता है। क्यों लिखते हैं वो? क्योंकि जब हम एड्रेस लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये आया कहाँ से है। अगर हम ऐसे ही लिख दें तो जो डाकिया होता है वो कहाँ पहुंचाएगा हमारे पत्र को। तो इसलिए हमें पत्रों में सबसे पहले पता लिखना होता है। अब पता के बाद में जैसे कि कोई बड़ा आदमी है, हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, तो हम उनको बोलेंगे पूज्य पिताजी, यानी आदर सूचक शब्दों का उपयोग करना होता है। और जैसे कि कोई हमारा मित्र है, मित्र को हमें लिखना है तो सप्रेम नमस्ते ऐसे करके हमें अपने मित्रों को लिखना होता है। बड़े और छोटे का ध्यान रखते हुए हमें आदर सूचक शब्दों का उपयोग करना होता है। अब जैसे कि आपके में पहला जो पत्र दिया गया है, जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखना है, तो इसमें जन्मदिन की बधाई देनी है और उसमें अपने मित्र को पत्र लिखना है। अब यानी लेफ्ट, जैसे कि राइट और लेफ्ट, तो दायां बायां, तो बाईं ओर से हमें अपना पता लिखना होता है। और जिस तरफ से हम पता लिखते हैं तो उसके नीचे ही हमें लिखित, उसमें पता चलेगा ना भाई किसने लिखा है, तो उसका नाम हमें लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ लिख के, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा C6 मानसरोवर डुप्लेक्स ठीक है, C6 मानसरोवर डुप्लेक्स, और यहाँ पर हमें लिख देना है मणिनगर। यानी ये डुप्लेक्स कहाँ पे है तो उस एरिया का नाम भी हमें लिखना होता है ना। और फिर यहाँ पे हमें लिखना है अहमदाबाद। अब अहमदाबाद भी काफी बड़ी जगह है, तो उसमें पिन कोड नंबर एरिया वाइज दिए होते हैं, तो हमें पिन कोड नंबर भी लिखना होता है। मणिनगर का कौन सा पिन कोड नंबर है, तो यहाँ पे देखिए 380008। ये जो पिन कोड नंबर होता है वो 6 अंक का होता है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1972 में हुई थी। इतना लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे दिनांक लिखते हैं, लेकिन दिनांक को कैसे लिखना है, 15 सितंबर
और फिर सन लिख देनी है 2020। अब 2020 को तो हम कभी भूलने ही वाले नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐसी महामारी आई है जो हमें हमेशा याद रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इसमें मित्र को लिखना है, तो इसके नीचे से ही हमें प्रिय मित्र इस तरीके से लिख देना है, और यहाँ पर कॉमा लगाना नहीं भूलें। अब यहाँ पर मित्र का नाम लिख के आपको कॉमा लगाना है, आप कोई भी मित्र का नाम लिख के कॉमा लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिय मित्र लिखा, अब नीचे ही लिखित में जैसे कि मैंने लिखा है तो मेरा नाम इसमें नीचे लिखना होता है। ठीक है, आप जो भी लिखो वो आप अपना नाम लिख सकते हो। अब इसमें मित्र को बधाई देते हुए, अब मित्र को बधाई कब देनी होती है, जैसे कि मुझे किसी ने निमंत्रण पत्र भेजा है और मैं वहां पर गई तो मुझे बधाई यानी रूबरू देनी होगी ना। ऐसा तो है नहीं पत्र के माध्यम से भेजूंगी, लेकिन इसका कोई कारण होगा, इसलिए वह पत्र के माध्यम से बधाई देना चाहता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने अपना पता लिखा, फिर लिखा है प्रिय मित्र। अब मित्र का नाम नियोमी, आप अपने शब्दों में जो आपका मित्र है आप दे सकते हो। अब फिर यहाँ पे हमें आगे चलना है, जन्मदिन का है तो कल ही आपका निमंत्रण पत्र मुझे मिला, धन्यवाद। किसी का निमंत्रण पत्र आता है तो हम उसको धन्यवाद भी बोलते हैं ना, तो कल ही आपका निमंत्रण पत्र मुझे मिला, धन्यवाद। तो फिर इसमें आना है, आगे लिखना है तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मैदान में कल फुटबॉल खेल रही थी तो फुटबॉल मेरे दाएं पैर में लगी थी, दाएं पैर में गहरी चोट आई है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया पर भगवान की दया से मुझे प्लास्टर की जरूरत नहीं पड़ी, पर डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए घर पर ही आराम करने के लिए बोला है। मैं भले ही शरीर से आपके यहाँ पर नहीं आ सकती, पर मेरा मन तो आपके वहां पर ही है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको सुखी रखे, अच्छा स्वास्थ्य रखे और आपको दीर्घायु बनाए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। यानी घर पर ही बैठ करके आपको अपने जो मित्र है उसकी शुभकामनाएं करनी है। यानी आपके पैर में चोट लग गई है, इस कारण आप नहीं जा पा रहे हो, या फिर आप कोई दूसरा रीजन भी बता सकते हो। तो मैं आपको आपके जन्मदिन पर घर बैठे ही ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ और मैं तोहफा भी आपको भिजवा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह तोहफा आपको पसंद आएगा। जब हम मित्र के जन्मदिन पर जाते हैं तो इसको गिफ्ट भी देते हैं ना, तो इसी तरीके से वो नहीं गई है तो एक गिफ्ट भी भिजवा रही है। अब फिर यहाँ पर हमारा पत्र समाप्त होता है, लेकिन फिर से हम क्या लिखेंगे कि फिर से मैं आपके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मांगती हूँ, भगवान आपको बहुत अच्छा रखे। तो यहाँ पर हमारा पत्र पूरा हुआ और यहाँ पर लिखना है लिखित। जैसे कि आप लिख रहे हो तो आपका नाम इसमें लिख देना है। तो इस तरीके से आपको जो पत्र है उसका प्रारूप तैयार करना है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसमें दूसरा जो पत्र लेखन दिया गया है वो है प्रवास की अनुमति पाने के लिए पिताजी को पत्र। अभी हमने जन्मदिन की बधाई के लिए मित्र को लिखा था और दूसरा जो पत्र है वो हमें पिताजी को लिखना है। तो ये आपको होमवर्क के रूप में लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से लिखना है। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र में लेफ्ट ओर यानी बाईं ओर जो हाशिया होता है उसके वहां से हमें अपना पता लिखना होता है। ठीक है, पता लिखा, पिताजी को है तो आदर सूचक शब्द पूज्य पिताजी। जैसे हमने प्रिय लिखा तो पूज्य पिताजी, अब पिताजी का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, पूज्य पिताजी इस तरीके से ही लिखना है। और जैसे कि प्रवास का वर्णन लिखना है तो उसमें लिखना है कि पिताजी दूसरी सत्रांत की परीक्षा मेरी समाप्त हो गई है। यानी जब आप एग्जाम खत्म होने के बाद जाओ ना तो एकदम फ्री माइंड से आप घूमने का आनंद ले पाते हो। तो हमारे विद्यालय से महाबलेश्वर का पर्यटन रखा गया है, तो पर्यटन में हम 25 अप्रैल को जाएंगे और वहां पर मेरे सभी मित्र जा रहे हैं। अब महाबलेश्वर में
लोनावाला और पुणे, वहाँ पर भी हम जाके आने वाले हैं। विद्यालय में सभी विद्यार्थी बस की ओर से जाने वाले हैं। बस में जो किराया है 1000 रुपया रखा गया है। विद्यार्थियों को बस के किराए में कुछ छूट दी गई है। तो जो कुदरती दृश्य है, जो वहाँ के मंदिर हैं, उनका हम आनंद ले पाएंगे और उनसे हमारा जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। तो इस तरीके से आपको जो पत्र लेखन है उसमें लिख देना है। अब वहाँ पर आप यानी अभी तो अनुमति ले रहे हो, वर्णन तो उसमें करना नहीं है, उसमें जगह का नाम बताना है। विद्यालय से बस में जा रहे हो तो बस का बताना है, और उसमें जैसे कि 1000 रुपये आपको भरने हैं तो 1000 रुपये भरने होंगे, और साथ में उसमें रहने खाने पीने का भी आ गया है। तो मेरे सभी मित्र हैं वो इस पर्यटन में जाने वाले हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है और मेरे मित्र भी मेरे से आग्रह कर रहे हैं। तो कृपया इस जो पत्र है उसका उत्तर भेजिए, और शुल्क की राशि भी पत्र का जवाब भेजो तो साथ में भेज दीजिएगा, और फिर लिखित में आपका नाम लिख देना है। तो इस तरीके से आपको पत्र का जो प्रारूप है वो तैयार करना है, और अपने शब्दों में प्रवास यानी पर्यटन का जो है वो आपको वर्णन करना है। धन्यवाद।